सल्तनत काल की अगर हम लोग बात करें तो 1206 से 1526 ईस्वी का ये जो समय है ये सल्तनत काल कहलाता है। इस दौरान बहुत सारे वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया और उनमें से जो प्रमुख वंश है उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सल्तनत काल में यानी 1206 से 1526 ये जो समय, इस दौरान 5 वंश आए जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा पॉइंट होगा इसे हम लोग देखेंगे। तो उन 5 वंशों में सबसे पहला वंश आया हमारा गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश या ममलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। इन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आया हमारा खिलजी वंश, देन आया हमारा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां हमारा लोदी वंश। तो इसमें से सबसे पहला आया हमारा गुलाम वंश। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक दास था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो एक ईरानी शासक था, तुर्की शासक था, जिसने भारत पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को, जो विजित क्षेत्र थे उसको, अपने गुलाम को देखकर वो पूरा पुनः लौट गया था ईरान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक गुलाम था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोहम्मद गौरी एक जो मुस्लिम आक्रमणकारी था। कुछ प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हम लोग देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से सबसे पहला आता है हमारा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये एक अरब का मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। अब आते हैं हम लोग सुबुक्तगीन पे। सुबुक्तगीन ईरान का यानी पहला तुर्की आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया। तो अगर पूछा जाए भारत पे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, वो हमारा था सुबुक्तगीन था। और अगर पूछा जाए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो हम लोगों ने पढ़ा वो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन बहुत जगह आंसर हमारा मोहम्मद गजनवी दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि सुबुक्तगीन ने भारत पे आक्रमण तो वो करता था लेकिन वो बार बार हार जाता था। उस वक्त भारत के राजा हुआ करते थे राजा जयपाल सिंह। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण की और भारत को लूटा। तो इसकी जो सबसे बड़ी लूट है वो हमारा सोमनाथ का मंदिर जो हमारा गुजरात में, इस लूट को मोहम्मद गजनवी का सबसे बड़ा लूट कहा जाता है। इसने लगभग 20 लाख दिनार लूटे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना। तो इसी में से एक थे हमारे तुर्की शासक मोहम्मद गौरी। इसने भी भारत पे आक्रमण किया लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इसका लूटना नहीं था, इस पे भारत पे शासन करना भी था। तो इसने भारत पे सबसे पहला आक्रमण किया। उस वक्त हमारे भारत के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय प्रथम युद्ध हुआ। इनके और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तराइन का युद्ध हुआ हमारा 1191 ईस्वी में। जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गए और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तो जब वो बुरी तरह से घायल हो गया तो मोहम्मद गौरी का एक दास हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे जाके गुलाम वंश का संस्थापक बना। तो उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को जब वो पूरा घायल हो गया तो वो उसको बचा के दोबारा उसको ईरान यानी तुर्क ले गया। तो मोहम्मद गौरी के हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, दोबारा 1 साल बाद यानी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पे दोबारा हमला किया। तो उस बीच उन दोनों के बीच और एक युद्ध हुआ जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की और अपनी शासन व्यवस्था की भारत में शुरुआत की। तो कुछ समय शासन करने के पश्चात इनका क्या मन हुआ, ये ईरान लौटने का मन बना लिया इन्होंने। तो ईरान लौटने के पूर्व ये इनके जो विजित क्षेत्र थे, जो क्षेत्र इन्होंने जीते थे, इनको इन्होंने अपने 3 गुलामों, जिसमें से पहला गुलाम यल्दोज को इन्होंने गजनी का राज क्षेत्र, कुंबाजा को इन्होंने सिंध और मुल्तान, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके थोड़ा ज़्यादा ही करीब था, इसको इन्होंने उत्तर भारत का क्षेत्र जिसमें हमारा सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल जो अलीगढ़ में है, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती, ये सब क्षेत्र, उत्तर भारत के ये सब क्षेत्र को इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के ये ईरान लौट गए।
मोहम्मद गौरी की अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु का स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। तो एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा गया है चंद्रवरदाई द्वारा। इस पुस्तक में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा, लेकिन इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ही इसे मारा है। तो इसलिए जब गुलाम वंश का स्थापना हुआ यानी 1206, इसी साल को 1206 को मोहम्मद गौरी का मृत्यु का साल माना जाता है। तो इस तरह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की शुरुआत की और गुलाम वंश का संस्थापक बना। तो चलिए सल्तनत काल के पहले वंश यानी गुलाम वंश को हम लोग देखते हैं और देखते हैं किन किन शासकों का मुख्य योगदान रहा और उनके प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है, और इसका शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश का संस्थापक हमारा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक तुर्क जनजाति का था और एक गुलाम था, जिसे सर्वप्रथम खरीदा गया था काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफ़ी ने। इसे काजी अब्दुल फ़खरुद्दीन ने सबसे पहले खरीदा और बाद में इसे मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। तो इसे ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है और चूंकि ये गुलाम था इसलिए इसके वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। अब आते हैं मामलुक वंश। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के शासनकाल के दौरान यानी 1206 से 1290 के दौरान कुल 11 शासक हुए और इन 11 शासकों में केवल 3 ही शासक ऐसे थे जो गुलाम थे, जिसमें हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन हुआ करते थे, और बाकी जो 8 हैं वो हमारे दास नहीं थे। और मामलुक का अर्थ ही होता है हमारा दासकता से मुक्ति, तो इसलिए इस वंश को कभी कभी मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी और दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाया और उसने जो अपना शासनकाल संभाला यानी 1206 से 1210 ईस्वी का जो ये शासनकाल है, इसको अगर देखा जाए तो इसको 2 चरणों में बांट के हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन व्यवस्था स्टार्ट की तो उसने अपने आप को बिना सुल्तान घोषित किए बगैर शासन व्यवस्था को उसने संभाला था। सुल्तान खुद को घोषित करने के लिए खलीफा की स्वीकृति जरूरी होती थी, तो उसने क्या बिना सुल्तान घोषित किए खुद को उसने शासन व्यवस्था को संभाला। तो इसका शासनकाल 2 चरणों में बटा था। पहला चरण था 1206 से 1208 और दूसरा था 1208 से 1210। 1206 से 1208 का जो ये शासनकाल था इसमें इसने खुद को मलिक या सिपह सलार के पद पर रखा और कायर के राजनीतिक व्यवस्था को संभाला था। इस वक्त ये अनौपचारिक शासक हुआ करता था और बाद में सन 1208 ईस्वी में इसको मोहम्मद गौरी के एक भतीजे हुआ करते थे जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। इसने औपचारिक शासक के रूप में इसको घोषित किया और इसने 1208 से 1210 ईस्वी का कार्यकाल एक औपचारिक शासक के रूप में संभाला। ऐबक के अगर कुछ गुणों को हम लोग देखें तो ऐबक बहुत ही दानवीर था। ऐबक को दानशीलता के कारण लाख बख्श एवं इसको पील बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला था और ये बहुत ही दानवीर था। तो इसलिए ये सब पॉइंट को हम लोग को याद रखना है कि ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता था। इसके दरबार में 2 मुख्य विद्वान हुआ करते थे, जिसमें थे एक हमारे हसन निज़ामी और दूसरा था फर्रुख मुद्दिर ऐबक। तो ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इसी सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अगर निर्माण कार्य को हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और ये बनाया गया था 1197 ईस्वी में। इस मस्जिद को अगर देखा जाए तो कहा जाता है ये मस्जिद जैन एवं वैष्णव मंदिर के तोड़ के जो अवशेष थे उन्हीं अवशेषों से कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था 1197 ईस्वी में। इसके बाद इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया और इस 2.5 दिन के झोपड़े को भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसको तोड़कर ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया हमारा अजमेर में। और ये जो संस्कृत विद्यालय था ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय जिसका विध्वंसक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेनानायक बख्तियार खिलजी को कहा और उसने उसको फिर ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह के निर्माण कार्य इसने किए। और एक प्रमुख कार्य कुतुब मीनार के निर्माण का जो नींव रखा, निर्माण का नींव
कुतुब मीनार को तो कंप्लीट किया, उसको पूरा किया गया इल्तुतमिश द्वारा, लेकिन इसको निर्माण की नींव रखी गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार के अगर नाम को देखें कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम से रखा गया, इसको हम लोग याद रखेंगे। कुतुब मीनार का जो नाम है, उनके दरबार में एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। इन्हीं के नाम से हमारा कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। उनका नाम क्या था? संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इल्तुतमिश की अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। एक वक्त ये पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए थे, तो जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। तो उनके बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो 1210 में इनकी मृत्यु हुई और इनका मकबरा जो है हमारा वो लाहौर में स्थित है। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिनकी मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था आराम शाह। तो आराम शाह ने लाहौर की गद्दी संभाली और आराम शाह एक अल्पकालीन शासक बने। कहने का मतलब ये है कि आराम शाह ने लाहौर की गद्दी पे ये ज़्यादा वक्त तक काबिज नहीं रह पाए, ये कुछ ही महीने तक शासक कर पाए। उसके बाद इनकी भी हत्या कर दी गई और आराम शाह की हत्या की गई कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिनका नाम था इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और इनका दास भी था। तो इसने आराम शाह की हत्या की और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। तो प्रमुख शासकों में अगर कहा जाए तो इल्तुतमिश प्रमुख शासकों में उनमें से एक था, क्योंकि इसका अगर शासनकाल देखा जाए तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 26 साल तक इसने शासन को संभाला। और इसी कारण इसको दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासन कहा जाता है, क्योंकि इन 26 सालों में इसने सल्तनत काल की समृद्धि को बढ़ाया, इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर सुल्तान पदवी धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाकर अपनी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। तो इस पॉइंट से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान पदवी धारण की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक औपचारिक शासक के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को उसने पूरा किया था और इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था गुलाम वंश का जिसने सुल्तान पदवी धारण की थी इसने। और इससे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इसका आंसर भी हमारा इल्तुतमिश होगा। अगर जस्ट संस्थापक के बारे में पूछा जाए कि सल्तनत काल का संस्थापक कौन था तो हमारा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनको प्रमुख शासकों में गिना जाता था। इन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो इनके साम्राज्य की समृद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद हुए, जिनमें से एक है हमारा एकता प्रथा। एकता प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। एकता प्रथा होता क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत जो सैनिक हुआ करते थे इसके राज्य में और उनके राज्य के जो अधिकारी होते थे उनको ये वेतन के बदले कुछ भूमि देते थे और समय समय पर उन भूमियों के बदले क्या करते थे, उनसे राजस्व वसूलते थे और जो राजस्व उसके साम्राज्य की समृद्धि में सहायता प्रदान करता था। अगर एकता प्रचलन को हम लोग देखें तो इसका रूप हम लोग इतिहास में भी देख सकते हैं। जैसे कि भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक को हांसी, जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र पड़ता था, वो एकता के रूप में दिया गया पहला एकता था। कुम्बाचा को उसने सिंध और मुल्तान और कुछ दासों को और भी उसने कुछ ज़मीन दिया था और जिनके बदले वो क्या करता था, राजस्व वसूलता था। तो ये भी एकता का ही रूप था। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासनिक एवं वैधानिक रूप से जो एकता प्रचलन की शुरुआत की वो हमारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही की। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि एकता प्रथा का प्रचलन, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की भी शुरुआत की। ये तुर्कान चहलगानी क्या था? ये 40 सरदारों का या कहे 40 गुलामों का एक ऐसा समूह था जो सैन्य शक्ति को इसके काफ़ी मजबूत करता था, जो इसके विरोधियों को समाप्त करने में इल्तुतमिश की काफ़ी मददगार था।
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के बहुत से विरोधी अब भी थे जो उनको समाप्त करने में ये 40 सरदारों का समूह, गुलामों का समूह इसके काफ़ी मददगार हुआ करता था। तो अगर देखें तो इल्तुतमिश ने इस तरह के नए प्रथा शुरू किए जो इनके समृद्धि को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार हुए। एकता प्रथा थे, इससे धन प्राप्ति होती थी जिससे इनके साम्राज्य की समृद्धि में बहुत ही मददगार रहा। तो दूसरी तरफ सैन्य शक्ति को मजबूती करने के लिए तुर्कान चहलगानी भी बहुत मददगार रहा। तो इस तरह बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। इस पॉइंट से भी पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी क्या था, ये एक 40 सरदारों का समूह था। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग देखें, कुतुब मीनार जिसकी नींव रखी थी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके निर्माण का जो नींव था कुतुब मीनार का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इल्तुतमिश ने इस निर्माण को पूरा कराया था। तो इस पॉइंट से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि कुतुब मीनार का निर्माण का नींव किसने रखा, तो हम लोग को आंसर क्या देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने किया, तो हम लोग को आंसर देना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और ये सिक्के दो तरह के थे। पहले सिक्कों को कहा जाता था टंका और दूसरे को कहा जाता था जीतल। और ये जो दो टाइप के सिक्के थे, दो तरह के सिक्के थे, ये दो धातुओं से बने होते थे जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो टंका जो था वो चांदी का बना होता था और जीतल जो था वो तांबा का बना होता था। और शमसुद्दीन ही ऐसा शासक था जिसके समय में मंगोल का पहला आक्रमण हुआ। उस समय मंगोल शासक चंगेज़ खान ने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया, लेकिन वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका और इल्तुतमिश ने अपने शासन को बनाए हुए रखा। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ, तो उस समय मंगोल शासक चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में पहला आक्रमण किया। तो इसको याद रखना है। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो विद्वान हुआ करते थे, कौन कौन थे वो, हसन निज़ामी एवं फ़ख्रुद्दीन ऐबक, उसी तरह इल्तुतमिश के दरबार में भी दो विद्वान थे, उनका नाम था मिन्हाज उस सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन। दोस्तों, तो ये जो विद्वान हुआ करते थे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, आपको नाम दे दिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा हसन निज़ामी किसके दरबार में थे, तो ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। तो उसी तरह इल्तुतमिश के दरबार में जो ये दो विद्वान थे मिन्हाज और मलिक, इनको आप लोग को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनकी मृत्यु दिल्ली में 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हुई और मृत्यु से पूर्व इनकी इच्छा थी कि इनके मृत्यु के उपरांत इनके शासन व्यवस्था को इनकी पुत्री रज़िया सुल्तान संभाले। रज़िया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनसे भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे इनकी मृत्यु हुई उनके पश्चात इनके पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ गद्दी पर बैठा, क्योंकि बहुत से तुर्क और अमीर लोग जो थे वो एक स्त्री को शासक के रूप में देखना नहीं चाहते थे। लेकिन रुकनुद्दीन जो बैठा गद्दी पे इल्तुतमिश के बाद, तो ये एक अल्पकालिक शासक के रूप में रहा, क्योंकि ये इनकी मृत्यु जल्दी हो गई और इसके बाद रज़िया सुल्तान ने शासन व्यवस्था को संभाला। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी गुलाम वंश को हम लोग ये पार्ट 1 को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे उसके साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सेट भी लगाएंगे। तो आज के वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और गुलाम वंश के आगे शासकों को, महत्वपूर्ण शासक रज़िया सुल्तान, बलबन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसके याद कीजिए।